तो आम तौर पर स्पिरिचुअल स्टेशन की बात होती है और यहाँ पे पर्यटक तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे हरिद्वार में जब तीर्थयात्री पहुँचते हैं तो एक तरह से उनको भगवान और गंगा माँ की आशीर्वाद को लेकर वो ओतप्रोत होते हैं और यहाँ पर जब चलते हैं तो उनको लगता है कि हम हरिद्वार गए हैं तो वहाँ बेहतर सुविधा मिलेगी और सिटी भी अच्छा ही होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे को यहाँ इनवाइट करने के लिए। जैसे कि आपने बताया कि हरिद्वार का जो विजिट फुटफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो सीजन्स रहते हैं, जैसे कावड़ यात्रा रहता है तब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और जनरली पब्लिक भी नॉर्मल डेज में वीकेंड्स पे देखते हैं हम काफ़ी भीड़ आ जाती है। तो मेन हम लोग का प्राधिकरण का ये रहता है कि एक तो मूलभूत सुविधाएं जैसे पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं उनको बेटर किया जाए, जो सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग पार्क्स हैं वो बेटर किया जाए। साथ ही साथ अभी हम लोग एक नई पहल कर रहे हैं, कुछ हम स्पोर्टिंग स्पेसेस डेवलप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए स्पेसेस डेवलप कर रहे हैं, जिसमें सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, भल्ला स्टेडियम है, फ्लाईओवर के नीचे जगह हैं। इवन भारत सरकार से एक प्रोजेक्ट आ रहा है NHI के माध्यम से, जिसमें हम डिवाइडर्स पे फूल लगाएंगे और उसका सौंदर्यीकरण करेंगे, कुछ फाउंटेन्स भी लगाएंगे कुछ जगह। तो मेन एम यह है कि अप्रोच एक तो जब हरिद्वार एंटर कर रहे हैं तो लोगों को कुछ अच्छा, एक अच्छी वाइब आए जिसमें उन लोग को लगे कि एक हम लोग गंगा नगरी में आ रहे हैं और गंगा मैया के आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो उसके लिए एक जो काम, एक एनवायरनमेंट है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जो टोन है सिटी का वो हम थोड़ा काम कर सके बाय मोर ट्रीज, बाय मोर प्लांट्स एंड बेटर स्पोर्टिंग फैसिलिटीज फॉर द किड्स, ताकि बच्चों को भी खेलते हुए लोग देखें तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है। तो अभी तो इस दर्ज पे हम लोग एक विजन लेकर हम लोग चले हैं। तो अभी देखते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जब वो धरातल पे उतरेंगे, क्योंकि अभी कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी अभी लगे हुए हैं, तो जब वो धरातल पे उतरेंगे तब हम लोग एक्चुअली में देख पाएंगे कि इसका इम्पैक्ट कैसा है। जब भी कोई तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचता है, अगर वो पहले भी आया, 10 साल पहले यहाँ पर आया था, तो उसको बदलाव यहाँ पर दिखता है जी। क्योंकि आप हाईवे पर जो है कई सारे और फ्लाईओवर बन गए हैं, जो बाईपास सड़कें बन गई है, जो तमाम तरह की व्यवस्था की गई है और पिछले 3-4 साल में तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है कि विकास हुआ है। और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, रुड़की एक तो शिक्षा नगरी है, हरिद्वार धर्म नगरी है, इन दोनों जगह पर विकास को कि कैसे दिशा देंगे और उसकी क्या दशा होगी, ये सब आप पे जिम्मेदारी है। और क्या क्या पाइपलाइन में है, क्योंकि बात हो रही है कि काशी कॉरिडोर की तर्ज पे विकसित किया जाए। बात ये भी हो रही, पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें बात हुई थी कि हम लोग रीप्लान करें हरिद्वार, खास करके हरिद्वार को और ऋषिकेश को यहाँ पर। तो क्या क्या प्लान चल रहा है, प्लानिंग क्या क्या चल रही है और उस पर किस तरह से काम होने वाला है? देखिए, ऑलरेडी RFP इसमें फ्लोट कर दिए गए थे, जिसमें हरिद्वार रीडेवलपमेंट, हर की पौड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग आम तर्ज पे बोलते हैं, और साथ ही साथ ऋषिकेश डेवलपमेंट कॉरिडोर, इसमें पहले हम लोग कंसल्टेंट्स को हायर करने वाले हैं। वो कंसल्टेंट्स को हायरिंग द प्रोसेस इज ऑन विद इन, आई थिंक इन कमिंग फ्यू वीक्स आपको वो कंसल्टेंट्स जब वो हायर हो जाएंगे उसके बाद दे विल बी कमिंग ऑन द ग्राउंड, दे विल बी कंसल्टिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, जो हमारे सपोज यहाँ आपके व्यापारी संघ है, जो हमारे साधु संत हैं, उनसे बात करेंगे, हरिद्वार की जनता से बात करेंगे कि हमें किस तरीके से हरिद्वार को रीडेवलप करना चाहिए। रीडेवलप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डीकंजेशन, जिसमें जो स्पेसेस बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, जहाँ स्टैम्पीड की संभावना है, जहाँ साफ सफाई करने में डिफ़िकल्टी होती है, और एक वो कई बार गंदगी जो आंखों को चुभती है, क्योंकि कई लोग आते हैं, कई एज पीपल भी आते हैं जिनकी उम्र काफ़ी रहती है, उनके लिए एक्सेसिबल करना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद एक प्लान सबमिट करेंगे, वो हाई पावर्ड कमेटी के पास जाएगा, फिर वो अप्रूवल होगा। आशा यही है कि हम हरिद्वार को जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी मोर एक्सेसिबल कर पाएँ, साथ ही साथ जो हरिद्वार में लोग रहते हैं उनको भी हम बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएँ। आप तो कुंभ में भी काम कर चुके हैं जी, और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस एक्सपीरियंस का क्या इसमें फ़ायदा होगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट नया आपको मिला है? जी, जैसे जब कुंभ होता है तो हम देखते हैं सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं, वैसे ही प्राधिकरण ने भी काफ़ी काम कुंभ में करा था। और मैं आशा करता हूं जितनी कुंभ में हमारी फील्ड विजिट्स हुई थी तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जितनी फील्ड विजिट्स हमने करी, कुछ प्रोजेक्ट्स हमने बनाए थे जिनको अभी हमें थोड़ा और बेटर करना है। फॉर एग्जांपल आस्था पथ है, जो अभी इरिगेशन का स्वामित्व था, उसका हम लोगों ने लेटर ऑलरेडी शासन को भेज चुका है और कमिंग फ्यू वीक्स में हमें परमिशन मिल जाएगी, तो उसको कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि उसको हमने अपनी आंखों के सामने ही बनते हुए देखा था।
और आजकल क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस पॉजिटिव ऑफ फंड्स वो नहीं हो पा रहा है, प्राधिकरण के पास फंड्स हैं और हम उसको कोशिश करेंगे कुछ एरिया को मोनेटाइज भी कर पाए ताकि वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में आ जाए। तो यदि कुर्सी पे आज मैं बैठा हूँ, कोई और अधिकारी भी आएगा तो उसको उसके बारे में सोचना ना पड़े कि वहाँ घास कौन काटेगा, सफाई कौन करेगा और टॉयलेट की फैसिलिटीज ऐसी रहेंगी, उसको हम ऐसे मॉडल में ले आएंगे कि वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल रहेगा। इसी विषय पर मैं आ रहा था कि आस्था पथ के बारे में जो मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि आपका एक कॉन्सेप्ट है आस्था पथ, ये है क्या? दरअसल इस पे क्या अलग है दूसरे पथों से, या फिर क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का कारण? देखिए कारण तो एक ही है कि ये एक हरिद्वार धर्म नगरी है और यहाँ लोग काफ़ी विश्वास के साथ और एक आस्था के साथ आते हैं। तो हमें आशा ये है कि जब वो हर की पौड़ी में गंगा मैया के दर्शन करके जाएं और जब उन्हें मौका मिले तो जाने से पहले वो आस्था पथ पे ज़रूर एक टहलें और यहाँ से अपने विचारों को एक तरीके से कंसाइज करके एक कुछ अच्छा थॉट प्रोसेस यहाँ से लेकर जाएं। साथ ही हमारा ये भी था आस्था पथ का एम, क्योंकि गंगा के साथ ही ये अराउंड 2 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है जो बना रखा है। एक जैसे अभी जैसे मैं आपसे डिस्कस करता, पटना में भी स्ट्रेचेस हैं जो डेवलप कर रखे गंगा के किनारे, तो लोगों के शाम को टहलने के लिए भी एक अच्छा स्पॉट डेवलप हो जाएगा। साथ ही ये आशा करते हैं जब ये प्रोजेक्ट अपटेक हो जाएगा तो हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स हमारे एमपी थिएटर में कराएंगे जिसमें हम धर्म नगरी के बारे में बताएंगे, हमारे काफ़ी पुराण हैं जिसमें अच्छी अच्छी कहानियां हैं, मॉरल लेसन्स हैं, वो हम लोगों को बताएंगे। तो आशा करता हूं कि इसको हम जल्दी ही टेकअप करके ये ग्राउंड लेवल पे ले पाए। हरिद्वार की जब भी बात होती है तो क्राउड मैनेजमेंट तो यहाँ के अधिकारियों में और यहाँ के लोगों में ऐसा लगता है कि उनके डीएनए में है जी। और जितनी भीड़ यहाँ पे आती है, लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, उसको मैनेज कर लेना अपने आप में अद्भुत है जी। और जब आप इन सब चीज़ों के पर बात करते हैं, विकास को लेकर प्लान करते हैं, तो क्राउड आप लोगों के सेंट्रल पॉइंट पे रहता होगा कि कैसे किस तरह से रास्ता निकाला जाए, किस तरह से चीज़ें बनाया जाए ताकि क्राउड मैनेजमेंट में और आसानी हो। जी, तो जब भी हम लोग नए प्लान लेकर आते हैं, फॉर एग्जांपल रोडी बेलवाला की पार्किंग का भी प्लान लेकर आए थे जो मेरे आने से पहले यहाँ चल रहा था, तो उसको हम लोगों ने फिर मास्टर प्लान जो हमारा रहता है कुंभ का, वो निकाला। उसमें देखा कहाँ कहाँ जो नॉर्मल हमारी फैसिलिटीज़ रहती है, कहाँ टेंट्स लगते हैं, कहाँ हमारे कैंप्स लगते हैं, कैंप्स अलग अलग विभागों के लगते हैं, उसको देखते हुए कहाँ चक्रव्यूह बनता है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग डेवलप करते हैं। अब आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि यहाँ हरिद्वार में क्राउड मैनेजमेंट लोगों के डीएनए में आ चुका है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, क्योंकि छोटा सा प्रदेश है तो लोग घूम फिर के कभी ऐसा होता है कि उसी जगह दोबारा पोस्ट होते हैं, तो अपने पुराने एक्सपीरियंस से वो लोग देखते हैं कि क्या चीज़ हम बेटर कर सकते हैं। तो इस बार ये हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से भी और कमिश्नर साहब से भी डिस्कशन के बाद ये हुआ था, रोडी पार्किंग को हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, उसमें हम लोग इंटरलॉकिंग टाइल्स, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लेकर आएंगे, साथ ही हम स्पेसेस छोड़ेंगे चक्रव्यूह के लिए। तो जो गोल गोल स्पेसेस होते हैं, जो चक्रव्यूह बनता है, जो क्राउड को मैनेज करते हैं, तो वो स्पेसेस हम छोड़े जाएंगे वहाँ। तो ये जैसे आपने बताया, तो दिस इज बेसिकली हमें वी हैव टू इनकॉर्पोरेट जो हमारा कुंभ होने वाला है, जो हमारी कावड़ यात्रा होने वाली है, उसको देखते हुए हमें अपने डेवलपमेंट प्लान्स मॉडरेट करने पड़ते हैं और मॉड्यूलेट करने पड़ते हैं कि जो भी हम प्लान बनाएं वो एक्चुअली उनको फैसिलिटेट करे, बल्कि बाधा ना बने। हरिद्वार की बात ये हरि नगरी है और इस पर सिर्फ यहाँ के लोग या तीर्थ यात्रियों की नज़र नहीं होती, बल्कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार यहाँ पर आकर जो मुआयना करते हैं और देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। प्रधानमंत्री का खुद जो है यहाँ के प्रति उनका जो अपना नज़रिया है, जब भी यहाँ पे कोई आयोजन होता है तो खुद बात करते हैं और खुद देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। और जब आप लोग प्लान करते हैं तो क्या कई स्तरों पे बात करनी पड़ती है और दिखाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है, क्या किस तरह से आप लोग इस पर आगे बढ़ते हैं? देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इधर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस हमारी हरिद्वार है। रिलीजन की तरफ से भी है, सिक्योरिटी पर्पस की तरफ से भी है, एक संस्कृति को हमें जब एक इंटरनेशनल स्टेज पे अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए भी है। तो इसमें ये इंश्योर किया जाता है स्टेक होल्डर के साथ साथ जो भी हम अपने प्लान्स या फिर जो भी नए डेवलपमेंट लाते हैं जो हर की पौड़ी या उसके अराउंड रहते हैं, तो वी इंश्योर कि हम शासन को अवगत करा दें। अगर शासन के अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं तो ओवरलैप ना करें, और ऑब्वियसली जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं, तो उनको हम अवगत कराते हैं कि सर ये प्लान लेकर आ रहे हैं, और हमेशा उनकी तरफ से हमें प्रोत्साहन मिलता रहा है
कि आप इसको करिए। उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा मैसेज ये भी रहा है कि सीएम सर का ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज रहता है कि अभी आप यंग हैं, अभी नए आए हैं, तो आप कोशिश करिए लोगों के पास जाइए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए और फिर एक नए प्लान्स आप लेकर आइए, ताकि हम गवर्नेंस को एट द डोर स्टेप लेकर जाए। और कई बार होता है समाधान लोगों की समस्या में ही रहता है, अगर हम समस्या को सुन लेंगे उन्हीं वही हमें समाधान बता देते हैं। तो आशा करता हूं कि हम लोग इस कंसल्टेटिव प्रोसेस को और हम और ब्रॉड कर पाएंगे, उसके स्पेक्ट्रम को और बढ़ा पाएंगे, ताकि और व्यूज हम ले पाएं। अभी बात हो रही थी तो ये पता चला कि आप NHI के आसपास जो सड़क को उसको अब डेवलप करने वाले हैं, उसमें उसका क्या कॉन्सेप्ट है? भारत सरकार से आपने बजट की मांग की है? जी, ये एक्चुअली NH के द्वारा ही हमें फंड्स एलोकेट करे गए हैं। अभी सैंक्शन हो गया अमाउंट, बट ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऑलरेडी DPR हमारी गई थी, DPR सैंक्शन होकर आ गई थी, तो जैसे ही वो पैसा आएगा हम लोग कर देंगे। मेन एम ये है, जब हरिद्वार को एंटर करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हमारा आ रहा है वो नारसन पे हम लोग एंट्री गेट बना रहे हैं। नारसन का एंट्री गेट का मेन वो हरिद्वार के लिए नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड में धर्म एक हमारा बेसिकली कहिए देवभूमि में जो एंट्री करते हैं, तो एक वो स्पॉट रहेगा जहां लोगों को पता लगेगा कि उत्तराखंड में वो एंटर कर गए। उस स्पॉट से लेकर हमारा जो देहरादून के बॉर्डर तक का है, उसमें जो डिवाइडर है और आसपास की स्पेसेस है उसे हम डेवलप करेंगे, ताकि एक जैसे मैंने बताया आपको कि जब लोग अंदर आए, हरिद्वार में आए, जैसे हम लोग किसी और भी सिटी में जाते हैं, चंडीगढ़ में जाते हैं, तो वहां ट्राई सिटी का लोगो रहता है, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जैसे अगर मैं एंटर कर रहा हूँ कि मैं हरिद्वार में एंटर कर चुका हूँ, मैं उत्तराखंड में एंटर कर चुका हूँ, मैं देवभूमि में एंटर कर चुका हूँ, और जो आस्था के साथ लेकर आ रहा हूँ वो आस्था आपको वो सौंदर्यकरण उसको और एम्पलीफाई करेगी। पिछले दिनों मुझे याद है जब रमेश पोखरियाल निशंक, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था कि जब भी राजधानी में या हरिद्वार में कोई भी यात्री घुसे तो एक ऐसे फूल लगाए जाएं जो खुशबूदार फूल हो जी। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप इन क्षेत्रों में ये भी लगाएंगे, ताकि जब यहाँ पे घुसे तो उनको हरिद्वार की खुशबू पता चल जाए। जी बिल्कुल, खुशबूदार भी होंगे, खूबसूरत भी होंगे। और एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी है कि आप स्वागत द्वार बना रहे हैं एंट्री पॉइंट पे, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या उसमें यहाँ के महात्माओं के बारे में या यहाँ के की क्या अहमियत है? सनातन धर्म में हम किस तरह से हरिद्वार को जानते हैं, गंगा माँ की क्या अहमियत है, उन सब चीज़ों का भी चित्रण करेंगे आप लोग? जो नारसन गेट का बता रहे थे वो हमारा पहला स्वागत द्वार है। ऐसे ही बिकॉज हमारे फंड्स लिमिटेड होते हैं, तो हम हर जगह इसको फेजेस में हर स्वागत द्वार बनाने वाले हैं, क्योंकि जब उत्तराखंड में एंट्री करते हैं तो लोगों को पता लगे कि वो देवभूमि में घुस चुके हैं। और देवभूमि में जब वो एंटर करते हैं तो हम उसकी जो कार्विंग्स हैं वो भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे देवभूमि के केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, इन सबको रिफ्लेक्ट करे, गंगोत्री को रिफ्लेक्ट करे, हर की पौड़ी को रिफ्लेक्ट करे, तो वो हम वो कार्विंग्स को उसमें लेकर आएंगे। जब भी आपकी बात होती है, आपके पास जो विभाग है हरिद्वार, रुड़की, दोनों जगह की, तो हरिद्वार में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और रुड़की में किस तरह की, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हो जाती है। जी। वो शिक्षा नगरी है तो दूसरी तरफ आपको तीर्थ नगरी है। देखिए, कुछ कुछ इश्यूज टिपिकल रहते हैं, जैसे यहाँ क्राउड मैनेजमेंट इज अ वेरी सिवियर इशू। रुड़की में उतना नहीं रहता क्राउड, पार्किंग स्पेसेस तो रुड़की में भी जरूरत है, बट हरिद्वार में मतलब सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ ज़्यादा फुटफॉल रहता है लोगों को, तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है, रुड़की में वी हैव मोर एरिया टू डेवलप फॉर अर्बन हाउसिंग, अर्बन लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए हमारे पास ज़्यादा एरिया डेवलप करने के लिए, तो हम कोशिश ये करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ लेकर आए। ऐसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट है आसफ नगर योजना, जिसमें हम 118 प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं। वो जनता के लिए एक रहेगा कि HRDA द्वारा बनाई गई एक कॉलोनी है, तो लोगों को जो लैंड के राइट्स है उसके बारे में उनको पता रहेगा कि ये एक बेस्ट पॉसिबल जो हमें पट्टा मिल सकता है वो HRDA से खरीदेंगे, वो मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब हम लोग खुद इस चीज़ में आएंगे, एक प्राधिकरण का मेन काम होता है कि लो कॉस्ट अर्बन हाउसिंग भी लेकर आए, और उसका एक पार्ट है लो कॉस्ट अर्बन प्लॉट्स। तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द पब्लिक। तो अनऑथराइज कॉलोनीज को भी एक धक्का लगेगा इस चीज़ से, और मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से और बाकी पोर्टल्स के थ्रू भी मैं इस चीज़ को और मैं बता पाऊँ कि अभी हमारी ये योजना आने वाली है, तो उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट साइट पे वहाँ सारी मूलभूत सुविधाएं हम प्रोवाइड करेंगे। नक्शा पास करने की भी जिम्मेदारी आपके विभाग पे है जी। और किन किन मानकों का ध्यान रखते हैं उसमें, क्योंकि
रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हर वक्त ध्यान दिया जाता है, चाहे वो देश में हो विदेशों में हो, क्योंकि जब भी ये बड़े कहीं पे प्लॉटिंग होती है, सोसाइटी बनाई जाती है, तो इन सब चीज़ों का क्या ध्यान रखते हैं आप लोग? जी, ये सब जैसे सबसे पहले तो नक्शा पास करने से पहले हम लोग मास्टर प्लान में उसका लैंड यूज़ देखते हैं कि वो आवासीय है, एग्रीकल्चर है, आपका इंडस्ट्री है। वो लैंड यूज़ देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि जिसके लिए वो अप्लाई करा गया वो नक्शा बन सकता है नहीं बन सकता। तो सबसे पहले तो मैं यही अवगत कराना चाहूँगा लोगों को, ऑनलाइन HRDA वेबसाइट है, उधर मास्टर प्लान अवेलेबल है। प्लीज़ आप कोई भी चीज़ खरीदने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए कि उस जगह का लैंड यूज़ क्या है। अभी रुड़की क्षेत्र में मास्टर प्लान नहीं आया, लेकिन 2025 के बाद वहाँ भी मास्टर प्लान आने वाला है। मास्टर प्लान में लैंड यूज़ देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका आपका NOCs होती हैं, जैसे फायर की NOC हो गई, आपकी इरिगेशन की NOC होगी क्योंकि गंगा किनारे है जगह। तो ऐसे मल्टीपल विभाग रहते हैं जिनकी NOC चाहिए होती है, वो देखी जाती है। और उनके आर्किटेक्चरल प्लान, क्योंकि ज़्यादातर आर्किटेक्ट हमारे रजिस्टर्ड के थ्रू ये लोग अप्लाई करते हैं, तो ये रहता है कि उनके सेटबैक्स प्रॉपर हैं और उधर बेसिक फैसिलिटीज़ जो ड्रेनेज की, पानी की, ये सब उसमें उन्होंने इंक्लूड कर रखी है नहीं कर रखी। और रोड विड्थ के हिसाब से उन्होंने कार पार्किंग के लिए स्पेस ले रखा है नहीं ले रखा, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आमतौर पे एक सवाल आता है कि आप इतने युवा हैं जी, और जो IAS बनने का सपना हर युवा का होता है, आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय क्या सोचते थे कि IAS बनने के बाद मैं किस तरह से प्लान करूंगा और किस तरह से काम करूंगा? और अब जब इसमें IAS बन चुके हैं, आप एक तरह से सरकारी विभाग में आ चुके हैं, तब किस तरह से देखते हैं कि क्या क्या चुनौतियां आती है, और पहले जो सोचा था क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या कई सारी चुनौतियों से जूझना पड़ता है? जी, लाइफ में चुनौतियाँ तो आती ही रहती हैं, बट उन चुनौतियों से आगे बढ़कर ही हम कुछ अचीव कर पाते हैं। जब सोचा था तब ये था कि पहले तो जब स्टार्ट करा तैयारी का, तो ये था कि अपने लिए कुछ ऐसे जॉब ढूंढेंगे जहाँ जॉब सिक्योरिटी रहेगी, सेफ्टी रहेगी और लोगों की मदद कर पाएंगे। बट धीरे धीरे जब प्रोसेस में आए तो इट इज़ मच मोर देन दैट। जो एक एज एन IAS ऑफिसर जो आप लोगों तक पहुंच सकते हो, जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ आप दे सकते हो, जो उनको डेवलपमेंट आप कर सकते हो किसी क्षेत्र में, वो आई थिंक किसी भी सर्विसेज में, इवन आप चले जाइए दुनिया के किसी कोने में, जितनी अपॉर्चुनिटी IAS में मिलती उतनी नहीं मिलती। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ, बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये अर्ली इन द करियर मुझे मौका मिला है प्राधिकरण यहाँ संभालने का, क्योंकि यहाँ जितनी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ देने की, चाहे वो ड्रेनेज की हो, पार्क्स की हो जहाँ बच्चे खेल सकें, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हो, पार्किंग स्पेसेस हो और सौंदर्यीकरण हो, और साथ ही साथ हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं जैसे बाल संरक्षण गृह है, उसके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं। तो फंड्स की तो कमी नहीं रहती यहाँ विभाग में, बस ये रहता है कि आप कैसे उसे प्रायोरिटाइज करें और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ कि उसका इम्पैक्ट हम लास्ट माइल तक पहुँचा पाएँ। मेन एम ये है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको बाकी विभागों से या फिर बाकी जगहों से मदद नहीं मिल पा रही, उनको हम कैसे एक बेटर कॉमन फैसिलिटी जो वो भी एक्सेस कर सकें और बाकी लोग भी एक्सेस कर सकें, वो कैसे इंप्रूव कर सकें। जो बच्चे आपको देख रहे हैं और IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या संदेश है? अंतिम सवाल है ये, और बच्चों को संदेश दीजिए कि वो भी किस तरह से तैयारी करें कि IAS बने। देखिए, पढ़ना तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको बोल दूं कि मज़े से आप रहो, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। यदि आप प्रोसेस पे फोकस करिए, अपने प्रोसेस आप अपना सिंपल रखिए कि आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, अपना वो रहेंगे, मन को शांत रखिए और ये मानिए कि आप सर्विस में आ रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, तो उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एक खुशी सामने वाले को हेल्प करने पे जो आपको मिलेगी यहाँ, वो आई थिंक आपको किसी और सर्विस में नहीं मिल सकती। अगर आप ये एम करके चलेंगे कि व्हाट यू कैन एक्चुअली डू आफ्टर कमिंग इनटू दिस सर्विस, तो वो आपको जो फेलियर्स होते हैं, क्योंकि कई बार कई अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं सिलेक्शन के लिए, उन फेलियर्स को ओवरराइड करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि और भी चीज़ें रहती हैं और भी चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, बट दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। और एग्ज़ाम अगर क्लियर भी नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि यही एक सर्विस है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, तो निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। देयर आर और एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल रहती हैं, तो थोड़ा सा निराशा तो होती है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ना है हमें। आप बस अपना विजन अगर क्लियर रखें कि हमें लोगों की मदद करनी है, एंड तक हमें पहुंचना है, और जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उसकी हेल्प करनी है। जैसे महात्मा गांधी जी का भी उपदेश था कि लास्ट जो लाइन में खड़ा है उसकी मुझे मदद करनी है, वो लेकर चलेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग फ्लाइंग कलर्स के साथ एग्जाम्स को यहाँ पास करेंगे। चलिए अंशुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। तो ये थे युवा IAS अंशुल सिंह, जो कि उत्तराखंड में हरिद्वार
रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और बेहतर काम कर रहे हैं।